भारत ने अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करके पाकिस्तान के डर को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिका से दान में मिले जो F-16 है, चाइना से मांग कर लिए हुए कुछ J-10 और JF-17, उसके पास जेट्स हैं जिसके सहारे पाकिस्तान भारत को हवा में टक्कर देना चाहता है। लेकिन जब उसने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय फाइटर जेट्स की ताकत देखी होगी तो उसने अपने फाइटर जेट को निराशा भरी नजरों से जरूर देखा होगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीतिक लोकेशन गंगा एक्सप्रेसवे से 15 एयरक्राफ्ट्स की टच एंड गो एक्सरसाइज की। हाल फिलहाल में जो स्थिति बन रही है उसमें कभी भी युद्ध में उतरना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय वायुसेना अपने मारक फाइटर जेट्स के इंजन गर्म कर रही है ताकि जब इनसे पाकिस्तान पर हमला हो तो उसे संभलने का मौका तक न मिले। ये तस्वीरें देखकर भारतीयों को गौरव का एहसास होगा और पाकिस्तानी सेना को डर लगेगा। यहां आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि जितने भी फाइटर जेट्स ने टच एंड गो एक्सरसाइज की है वो उनकी झलकियां हैं, सिर्फ झलकी। उनकी असली ताकत उड़ान नहीं, अटैक है। भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज सामान्य बात नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भारतीय वायुसेना ने टच एंड गो एक्सरसाइज को केवल दिन में किया, लेकिन पहली बार रात के अंधेरे में वायुसेना ये अभ्यास कर रही है और ये बताता है कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें भारत के अंधेरे में हमला करने के लिए भी वायुसेना को तैयार किया है। वक्त 9 बजे का ही मुकर्रर किया गया है। जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम सीधा आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे, क्योंकि आज रात 9 बजे ही रात के अंधेरे में भी ये तमाम जेट्स लैंड करेंगे इस एक्सप्रेसवे पर। हम सबसे पहले आपको भारतीय वायु शक्ति की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसने युद्ध से जुड़ी भारत की तैयारियों की झलक दिखाई है। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर वायुसेना ने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो एक्सरसाइज क्यों की। दरअसल पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और ऐसी स्थिति में वायुसेना अपनी सारी तैयारियों को दोबारा एक्टिव करती है। अब देखिए, ऐसे मौकों के लिए ही भारत ने देश के 13 हाईवेज को उच्च स्तरीय बनाया था जिस पर फाइटर जेट उतर सके और वहां से हमले के लिए दोबारा उड़ान भी अगर जरूरत पड़े तो उड़ान भर सके। अकेले यूपी में ही इस वक्त 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कभी भी कर सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जाता है जिसमें रायबरेली के पास 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप तैयार किया गया है जिस पर वायुसेना के फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इन सब पर भी एयर स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं बाकायदा। अब देखिए, ये सभी एयर स्ट्रिप्स रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से ऐसी जगहों पर बनाई गई हैं जहां पाकिस्तान के लिए हमला करना बहुत मुश्किल है और खतरों से भरा है। सेना ने इन जगहों को इसी वजह से चुना है कि पाकिस्तान, देखिए,
क्योंकि पाकिस्तान यहां पर सीधे हमला नहीं कर पाएगा। आमतौर पर युद्ध की स्थिति में वायुसेना को परास्त करने के लिए जो दुश्मन देश है उसके फाइटर जेट्स एयरबेस और एयर स्ट्रिप को निशाना बनाते हैं ताकि लड़ाकू विमान उड़ान ही ना भर सके। लेकिन अगर आप देखिए तो एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, क्या ऐसी रणनीतिक लोकेशन पर है जो पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर है। तो अगर युद्ध की स्थिति पाकिस्तान ने पारंपरिक एयर स्ट्रिप पर हमले किए तो भारतीय फाइटर जेट्स इन एयर स्ट्रिप पर लैंड करके युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो जाएंगे। इस बार वायुसेना रात में भी टच एंड गो एक्सरसाइज कर रही है ताकि यह चेक किया जा सके कि एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप रात में लैंडिंग के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि आपको उसके लिए खास इंतजाम चाहिए होते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का जो एयर स्ट्रिप है वो पाकिस्तान की सीमा से 600 किलोमीटर दूर है। ये चीन की सीमा से 350 किलोमीटर और बांग्लादेश की सीमा से 900 किलोमीटर दूर है। अगर एक अनुमान लगाएं तो युद्ध की स्थिति में अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ तो वो सबसे पहले एयरबेस की हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर जो बने हुए एयर स्ट्रिप्स हैं उनसे उड़ान भर पाएंगे। अब देखिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है जहां पर हम मतलब अगर आप समझिए सेकेंडरी आपको एक चाहिए कोई भी लैंड करे टेक ऑफ करे तो ये जगह कैसे माकूल है। 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से, लगभग 350 किलोमीटर चीन से और उतनी ही मतलब इन सब से कई गुना 900 किलोमीटर दूर ये बांग्लादेश से है। तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स को यहां के एयर स्ट्रिप तक पहुंचने में समय लगेगा और यहां पहुंचने से पहले ही उसे मार गिराया जा सकता है। आने वाली स्थिति में अगर आप देखिए तो एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ होना किसी भी देश को दुश्मन से 2 कदम आगे रखता है। अब देखिए, अब जब ऐसी स्थिति बनी है तब हम लोग इन बातों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इसका यही पर्पस था, यही उसका उद्देश्य था। इससे दुश्मन देश हमले की शुरुआत करने के बावजूद बढ़त हासिल नहीं कर पाता है। भारतीय वायुसेना ने अपने जिन फाइटर जेट्स लड़ाकू विमानों की टच एंड गो एक्सरसाइज की है उनकी क्षमताएं देखकर पाकिस्तानी सेना परेशान हो जाएगी। और इसीलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि भारत ने कौन कौन से फाइटर जेट्स की टेस्टिंग की है और उनकी क्या है खासियत। भारत ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल की भी टच एंड गो टेस्टिंग की है, जिसकी खासियत अगर आप देखें तो राफेल फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। सोचिए आप कितना आगे है, जिसकी टॉप स्पीड मैक 1.8 यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। यानी लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से, आप देखिए बहुत लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से ये जा सकता है और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता इसमें है। डिफेंस और इसी के साथ अटैक दोनों में माहिर है। रेंज 3700 किलोमीटर, यानी लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से जाकर ये फाइटर जेट दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। राफेल एयर डिफेंस और अटैक दोनों में माहिर है और इसीलिए गिनती इसकी दुनिया के कुछ सबसे घातक फाइटर जेट्स में होती है। इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। तो ये हमने आपको राफेल के बारे में बता दिया। अब राफेल के अलावा रशिया से खरीदे गए सुखोई 30 MKY फाइटर जेट की भी टेस्टिंग की गई है। अब ये देखिए, ये जो सुखोई 30 है ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसकी टॉप स्पीड मैक 2 यानी 2470 किलोमीटर जैसा कि आप देख रहे हैं प्रति घंटा है। ये 9500 किलोग्राम तक हथियार को ले जा सकता है और ये सुखोई 30 भारत और रशिया ने मिलकर विकसित किया है और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। और इस फाइटर जेट के जरिए भारत दुश्मन देश पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर सकता है। ये याद रखें, ब्रह्मोस इंडिजिनस यानी भारत में आत्मनिर्भर भारत में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल है। ये फाइटर अपने साथ 8000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीर है, किस तरह की तैयारी है और क्या क्या हथियार भारत के पास फिलहाल मौजूद है। भारतीय वायुसेना ने अपने बालाकोट
बॉयज जो जिसे कहते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट की भी टेस्टिंग की है। इसको बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक्स जो हमने की थी, बालाकोट बॉयज कहा जाता है, मिराज 2000 फाइटर जेट। इस फाइटर जेट के खतरे से पाकिस्तान पहले से वाकिफ है। मिराज 2000 के जरिए भारत ने पुलवामा का बदला एयर स्ट्राइक से लिया था और तभी से इसे वायुसेना में बालाकोट बॉयज कहा जाता है। मिराज फाइटर जेट की रफ्तार मैक 2.2 यानी 2716 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ अगर आप देखिए रेंज लगभग 1550 1550 किलोमीटर के आसपास है। तेज रफ्तार ही इसकी ताकत है। इसी ताकत के दम पर भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में लश्कर के आतंकी कैंप पर तेज और सटीक हमला करके 300 आतंकियों का सफाया किया। अब बात मिराज फाइटर जेट की। मिराज फाइटर जेट 6800 किलोग्राम तक गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। मिग, भारत ने टच एंड गो एक्सरसाइज के लिए मिग 29 को भी मैदान में उतारा था। अगर आप देखिए तो यह भारत का एक भरोसेमंद फाइटर जेट है जिसकी तेज रफ्तार, रडार को मात देने की क्षमता पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, सिरदर्द है। रशिया से खरीदे गए ये मिग 29, उसकी रफ्तार हम आपको अब बता देते हैं। ये देखिए 2778 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और इतनी तेज रफ्तार के साथ ये फाइटर जेट डॉग फाइट में भी माहिर है, यानी दुश्मन देश के फाइटर जेट के साथ आमने सामने की लड़ाई में उन पर भारी पड़ता है ये मिग 29। 3000 किलोग्राम तक भारी हथियार लेकर ये दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। अगला, गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने जैगुआर फाइटर जेट भी आज उतारे और उसकी भी टेस्टिंग की है, तो जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एंटी शिप मिशन में यह सफल रहा है। जैगुआर की खासियत ही है, फाइटर जेट है जो एंटी शिप मिशन में बहुत कामयाब है और जमीन पर हमला करने में अपने जो समकक्ष फाइटर जेट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जैगुआर की रफ्तार 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और 850 किलोमीटर के रेंज में यह दुश्मन के ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। यही नहीं, जैगुआर भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये देखिए, ये फाइटर जेट 4700 किलोमीटर तक गोला बारूद लेकर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। तो हम आपको इसी के साथ साथ बता रहे हैं कि तो तमाम फाइटर जेट्स है वो किस तरह के हथियार, कितने वजन का हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। टच एंड गो टेस्टिंग में अब अगला हम आपको बता रहे हैं कहानी C-130J सुपर हर्क्यूलिस की, जो कि मैदान में आज उतारा गया। भारतीय वायुसेना का यह विमान सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारने के लिए और रेस्क्यू मिशन करने में माहिर माना जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशंस जिसमें ये माहिर है, यानी युद्ध में सैनिकों के साथ साथ ये हथियार लाने ले जाने में भी सक्षम है। सेना के स्पेशल ऑपरेशंस में सुपर हर्क्यूलिस का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उबड़ खाबड़, मतलब बहुत स्मूथ नहीं, अगर रनवे बहुत अच्छा नहीं भी मिले, उबड़ खाबड़ जगहों पर भी, ये खराब रनवे पर भी अपनी लैंडिंग कर सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। यानी ऐसी जगह जहां पक्का रनवे नहीं भी हो वहां भी ये उतर जाएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इन सब को देखते हुए कम से कम ये साफ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पैर जरूर कांप रहे होंगे इस वक्त। भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग कर रही है, युद्धपोतों से युद्ध का अभ्यास कर रही है, सीमा पर सैन्य ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही है और पाकिस्तान में ये सब देखकर इन सब से बचने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके के लोगों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। उसे पूरा भरोसा है कि भारत इस बार पीओके को हासिल करने की सैन्य कार्रवाई कर सकता है और इसी वजह से अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान के मंत्री रात रात भर जाग कर लोगों को बता रहे हैं कि सावधान हो जाओ, भारत हमला करने वाला है। पीओके के लोगों से कहा गया है, 3-4 बड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। 2 महीने का राशन जमा कर लो, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लो। उनसे यह भी कहा गया है कि दवाएं हो, आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में मौजूद पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया है। लोगों को साफ निर्देश दिए हैं कि एलओसी के पास ना जाए। पीओके में मौजूद मदरसों को भी 10 दिनों के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने युद्ध की स्थिति में
लोगों से 100 करोड़ रुपए का आपातकालीन फंड भी बना लिया है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने कराची हो, लाहौर हो, इन सभी जगहों का एयर स्पेस तो बंद कर ही दिया है। अब ये हर दिन करीब 8 से 10 घंटे तक एयर स्पेस बंद रखा जाएगा। युद्ध के डर से पाकिस्तान ने आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर पैर कांप रहे हैं। पीओके की नीलम वैली में तो सैलानी आना बंद ही हो ही चुके हैं। युद्ध के डर से होटल खाली हो चुके हैं। पहले यहाँ के हर दिन माना जाता है कि 300-500 सैलानी आते थे। तस्वीरें देखिए, ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है पीओके का। हालात अब ये है कि भारत के डर से पाकिस्तानी सेना ने लोगों के बंकरों की सफाई करने और वहां रहने की जो मंशा है वो बनाने के लिए बोल दिया है। अब सोचिए कि अभी तो भारत की तरफ से युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पाकिस्तान की तरह भारत धमकियां भी नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के युद्धाभ्यासों को देखकर ये अंदाजा लगा चुका है कि भारत वही करने जा रहा है जो प्रधानमंत्री ने पहलगांव हमले के बाद कहा था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक परस्ती करने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इसी का नजारा आपको गंगा एक्सप्रेसवे पर दिख रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि सिंधु के बाद अब गंगा के सहारे पाकिस्तान को ऐसा चैलेंज मिलेगा कि आने वाले वक्त में उसके पैर कांपते रहेंगे। रात में जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है, रात में जो कुछ हो रहा है उसका नजारा तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध का डर इसलिए है क्योंकि इस बार आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान दुनिया के आगे बेनकाब हो चुका है। सोचिए, इस तरह से घिरा है कि खुद हर जगह जा जाकर टीवी इंटरव्यूज में उनके मंत्री, तमाम लोग खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, हम आतंक का एपिसेंटर हैं, हाँ, हम आतंक के ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं। इस बार हालात देखिए खराब है क्योंकि पाकिस्तान खुद दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर आतंकी मुल्क खुद ही को बता रहा है। पाकिस्तान के नेता अपने ही देश की इंटरनेशनल बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। भारत पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकी देश है और यह आतंकियों की मदद करता है। भारत के आरोपों पर पाकिस्तान के नेता खुद सच की मुहर लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था पाकिस्तान के ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, हालांकि इनको कोई पहले जानता भी नहीं था, लेकिन आजकल टीवी इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, कहा कि पाकिस्तान तो पिछले 30 साल से आतंकियों की मदद करता है। इस कबूलनामे के बाद पूरी दुनिया के पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, हम तो ट्रेनिंग करते रहे, हम तो ये डर्टी वर्क करते रहे। अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही बात कबूल की है। ब्रिटिश न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, जी हाँ, कबूल है, हम टेरर सेंटर हैं। पाकिस्तान का एक पुराना इतिहास है, कहा उन्होंने, जिसका एक हिस्सा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की पहली जंग में वामपंथियों के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद की थी। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, दोनों एक ही बात बता रहे हैं। वैसे ये बात पहले इमरान खान भी बता चुके हैं। वो खुद दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता रहा है। इसीलिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि पहलगांव आतंकी हमले में जो आतंकी आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। बिलावल भुट्टो शायद भूल गए हैं कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो भी इस तरह के आतंकवाद की शिकार हुई। जिस तरह से आतंकियों ने पहलगांव में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई थी, उसी तरीके से बेनजीर भुट्टो पर साल 2007 में रावलपिंडी की एक रैली में अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार दिया गया था। बेनजीर के बचने की
कोई उम्मीद ना रहे, इसके लिए बम धमाके भी किए गए थे। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आतंकियों की गोली से अपनी मां को खोया हो, वो पहलगाम हमले के पीड़ितों का दर्द नहीं समझ रहा है। वो भारत के एक्शन पर सवाल उठा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर भारत ने सिंधु का जल रोका तो उसमें पानी नहीं खून बहेगा। लेकिन ये भी तो सोचिए कि ये वही बिलावल भुट्टो है जो शायद आज राजनीति के लिए, क्योंकि अब युवा राजनेता वहां के बन गए हैं, पॉलिटिक्स के लिए अपनी मां की इतनी बर्बर हत्या को भूल गया है ये शख्स। बिलावल भुट्टो की इन धमकियों को गंभीरता से लेने की जरूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि उनके देश के लोग भी उन्हें गंभीरता से लेते नहीं हैं। बिलावल भुट्टो मंचों से जिस तरह की गर्जना कर रहे हैं, उससे युद्ध नहीं जीता जा सकता। सच तो यह है कि राजनीति भी अपनी संभाल नहीं पा रहे हैं। सच यह है कि युद्ध के लिए भारत की तैयारियां देकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के नेता पल पल अपने बयान बदल रहे हैं। हालात ये है कि जो नेता जवाबी कार्रवाई की धमकियां दे रहे थे, वो भारत से जंग ना छेड़ने की अपील कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की भाषा में इसको डर के मारे कांपे टांगना कहते हैं। बोला था उन्होंने एक बार, टांगे कांपना नहीं कह पाए, कांपे टांगना कह दिया था। अब यही है वो बिलावल भुट्टो। उनका पूरा किरदार आप समझ गए होंगे। आपको याद होगा कि 3 साल पहले अपनी एक रैली के दौरान बिलावल भुट्टो की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने टांगे कांप रही हैं के बजाय कांपे टांग रही हैं बोल दिया था। उनके विरोधियों ने तब उनका खूब मजाक उड़ाया था, उनको नन्ना मुन्ना नेता कहा था। आपको भी हम वो बयान जरा आज सुनवाना चाहते हैं, सुन लीजिए। पाकिस्तान जानता है कि भारत को सीधे युद्ध में वो हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनके माध्यम से लड़ता है। कश्मीर में यही हो रहा है। आतंकवादियों को उसने अपना प्रॉक्सी बना लिया है। वो भारत के दोनों बॉर्डर्स पर टेंशन पैदा करना चाहता है और यही करने की कोशिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करना चाहती है। इसीलिए ऊपर LOC पर आतंकवादी सक्रिय हैं, साथ में अब वो खुद पाकिस्तानी सेना भी सीजफायर तोड़ रही है, जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार LOC हॉट बनी हुई है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की कोशिश ये है कि यहां वो खालिस्तान का कार्ड खेले। ये देखिए, वो इसे खालिस्तान मूवमेंट के जरिए हॉट करना चाहता है। और तीसरा बॉर्डर है भारत का ईस्टर्न पार्ट, यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर। अब पाकिस्तान की ISI की कोशिश यह है कि वो बांग्लादेश के जिहादियों की मदद से पूर्वी इलाके को भी सुलगाए और ये भारत को समझना होगा, इसकी तैयारी रखनी होगी। इंटेल इनपुट जैसे आते हैं उसके हिसाब से 2 कदम आगे रहना होगा। पाकिस्तान की इस पूरी साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। रुक करते हैं उस खबर का जिससे हमने शुरुआत की थी, क्योंकि आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाना चाहते हैं और ये सिर्फ भारत नहीं देखेगा, पाकिस्तान देख रहा है। ये गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारे तमाम जो लड़ाकू विमान हैं वो रात में भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये भव्य नजारा भारत की ताकत का, भारत की क्षमता का, वायुसेना की क्षमता का दिख रहा है गंगा एक्सप्रेसवे पर। शिवानी हमारी सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रही है। शिवानी, जल्दी से एक छोटी सी जानकारी इस बाबत दे दीजिए कि ये तमाम जो एक के बाद एक स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेशन 4 लड़ाकू विमान है, वो सब यहां पर रात में भी ऑपरेशंस कर रहे हैं। मकसद क्या है? अंजना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्योंकि सुरक्षा की वजह से हमें कैमरे की लाइट ऑन करने को मना किया गया है, इसीलिए मैं आपको जानकारी जरूर दूंगी। तस्वीरें आप दिखा सकते हैं जिस तरह से टचडाउन हुआ है रफाल का। यहाँ पर ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर रफाल जैसे एक मॉडर्न विमान की टचडाउन किया जा रहा है। जैगुआर्स का टचडाउन हो रहा है, सुखोई का ये होता है लेकिन एयर बेसिस पर होता है। इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर रात को इस तरह की लैंडिंग पहली बार हो रही है। इसे टचडाउन कहा जाता है जब बेहद करीब जमीन के आकर और फिर वापस उड़ान भरने लगता है ये एयरक्राफ्ट। आप देखिए कि लगातार ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो टिमटिमाती हुई लाइट आपको दिख रही है और गर्जना दिख रही है, ये फाइटर जेट की गर्जना आपको दिख रही है अंजना इस वक्त। और ये टचडाउन की प्रक्रिया चल रही है, रफाल कोई भी है, ये सारे विमान
रात को कैसे एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतर सकते हैं, उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अहम इसलिए भी है क्योंकि माहौल इस वक्त ऐसा है देश में कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं लगातार तैयारी कर रही हैं, अपना शौर्य दिखा रही हैं और पाकिस्तान की चिंताएं भी कर रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ भारत किस तरह की तैयारी कर रहा है उसका एक नजारा है। इस नजारे में एक संकेत भी है और इसी के साथ एक आहट है, वो आहट जिस पर उठ कर कांपता है पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान की इस साजिश का एक बड़ा मोहरा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वो आतंकी पन्नू है जिसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इस हमले के बाद से वो लगातार वीडियो बना रहा है, खासतौर पर सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये पन्नू एक नई नीचता पर उतर आया है। पन्नू ने एक 2 मिनट 38 सेकंड का वीडियो बनाया। इस वीडियो में बहुत भड़काऊ बातें कही हैं, इसीलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे। इसका प्रचार क्यों करना, लेकिन ये जो करना चाह रहा है उसको रोकना भी जरूरी है। इस वीडियो को खूब वायरल कर रहे हैं ये लोग। इस वीडियो में पन्नू पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए उकसा रहा है, साफ साफ कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री के खिलाफ, जो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनकी फौज के मूवमेंट के बारे में बताओ और 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम। पन्नू इस वीडियो में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो सिख सैनिक हैं उनको भड़का रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो में पन्नू ने यह कहा था कि अगर भारत की सेना पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख उनका रास्ता रोके। पन्नू ये वीडियो जारी करके कुछ नहीं कर पाए। वो कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन भड़का नहीं पा रहा। वो चाहता है कि इसी बहाने किसी तरह से भारत में फिर से एक खालिस्तानी मूवमेंट को वो जिंदा कर पाए, लेकिन होगा ऐसा नहीं और अभी तक नहीं हो पाया है। और रही बात इंडियन आर्मी के सिख सोल्जर्स की, तो उन्होंने पाकिस्तानी फौज से सबसे ज्यादा अगर किसी से कांपती है तो वो सिख रेजिमेंट से कांपती है। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक है। सिख फौज वो फौज है जिसके नाम एक से बढ़कर एक बैटल ऑनर्स है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, ध्यान से सुन लो, जिस सिख रेजिमेंट को तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो वो 179 साल पुरानी है, 179 ईयर्स। 1846 से इंडियन आर्मी का हिस्सा है। इस वक्त सिख रेजिमेंट की 20 बटालियंस हैं। अब जरा सिख रेजिमेंट की वीरता के सबूत भी जान लीजिए। सिख रेजिमेंट 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र, 55 शौर्य चक्र, 375 सेना मेडल से सम्मानित है। सिख रेजिमेंट जब जंग के मैदान में आती है तो फिर जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन पन्नू आईएसआई के हाथों बिककर सिख सिपाहियों की बहादुर कौम को भड़का रहा है। अब तो ये और भी साफ हो गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू आईएसआई का मोहरा है। लिंक साफ है, ये साफ हो गया है। पन्नू और पाकिस्तान आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए पन्नू को आईएसआई ही फंड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पन्नू के खिलाफ कनाडा और अमेरिका की सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? पहले तो अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी और बाइडेन प्रशासन को भारत के इतने फेवर में नहीं माना जाता था। वो कभी पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की बात, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ताकि भारत की परेशानियां बढ़े, इन सब के लिए जो बाइडेन की सरकार, उसके प्रशासन को माना जाता था। बाइडेन प्रशासन के दौरान ही अमेरिका ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत ने पन्नू को मारने की कोशिश की थी। बताइए, ऐसे आतंकी को जो खुलकर भड़का रहा है, मारने की बात कर रहा है, आतंकी हमले पर वाहवाही कर रहा है, उसका साथ देते थे। बाकायदा अमेरिका की एफबीआई केस चला रही है कि पन्नू को मारने की कोशिश क्यों। लेकिन अब तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और ट्रंप तो कट्टरपंथियों के खिलाफ माने जाते हैं। तो फिर अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अभी भी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी को संरक्षण दे रहा है? वो अमेरिका की धरती से भारत के सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो आतंकवादी हमले पर वाहवाही करता है।
निहत्थे बेगुनाह नागरिकों की मौत पर ताली बजाता है और अमेरिका चुप होकर तमाशा क्यों देख रहा है? पहलगाम हमले के वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत की यात्रा पर थे, अगर आपको याद हो। पहलगाम हमले से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया, उनके सम्मान में डिनर हुआ। यहां नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जेडी और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वांस के बच्चों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ खेलने वाली ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। और इसी के अगले दिन पहलगाम का अटैक हुआ। तब जेडी वांस ने इस हमले की निंदा भी की थी। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका के तेवर बदल रहे हैं। अब अमेरिका शांति की बात कर रहा है। एक तो गुरवत्त सिंह पन्नू जैसे आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। दूसरा, जब भारत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आतंक के नेटवर्क पर, पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं पर एक्शन लेना चाहता है, तो अमेरिका अब धैर्य, शांति का ज्ञान दे रहा है। हालांकि यहां पर आपको जरूर बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने खुलकर न सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहा कि हम आपके साथ हैं, बल्कि एक्स पर पोस्ट करके भी लिखा कि भारत जो भी कदम उठाएगा हम उसके साथ हैं। सबसे पहले आप अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का नया बयान सुनिए कि वो भारत और पाकिस्तान की टेंशन पर क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका के किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर इस्लामिक आतंकवादियों ने ऐसे हमला कर दिया होता, अमेरिकियों का धर्म पूछ कर उनकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने, पुरुषों की पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सिर में गोली मारकर हत्या की होती, तो क्या तब भी ट्रंप प्रशासन का, जेडी वांस का, या जो उनके एक के बाद एक कुछ नेता सामने आ रहे हैं, अमेरिका का यही रिस्पॉन्स होता? असल में ये वही वेस्टर्न मानसिकता है जिसके लिए किसी व्हाइट व्यक्ति की मौत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन इंसान इंसान होता है, नागरिक नागरिक होता है, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का हो। इसीलिए अमेरिका ये कान खोलकर सुन ले, ये बदला हुआ भारत है। ये घर में घुसकर आतंकवादियों को भी मारेगा और आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाएगा। हां, अगर आपकी कूटनीतिक मजबूरी है, डिप्लोमेसी की परेशानियां हैं कि लंबे वक्त तक अमेरिका किस तरह के रिश्ते पाकिस्तान के साथ रखता था, अब वो जगह जगह पोल खोल रहा है, उन रिश्तों को संभालना है, ढक्कन ऊपर से लगाना है, तो फिर जो आप बोल रहे हैं बोलते रहिए। एक खबर ये आ रही है, आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। चन्नी ने पूछा कि अगर हमारे देश में कोई बम गिराए तो क्या पता नहीं चलेगा? सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं, किसी को पता क्यों नहीं चला? सुनिए। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा? कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। अब आगे की खबर, क्योंकि आईएसआई की साजिश भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी चल रही है। पिछले साल 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथियों का कब्जा, तब से लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। जिस पाकिस्तान की बांग्लादेश में सदियों से एंट्री नहीं हुई थी, आप सोचिए, वो भारत के खिलाफ एक हो गए हैं। दोनों के बीच में गलबहियां चल रही हैं। दोनों अब ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े हुए भाई हों। ये दोनों मजहब की बुनियाद पर भारत के खिलाफ भाई बने हैं। और अब जब से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ा है, बांग्लादेश खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। और अब बांग्लादेश से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें भी भारत के पूर्वोत्तर के इलाके पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, ALM फजलुर रहमान। ये बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रह चुके हैं, जिसे अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहा जाता है। इनकी एक खासियत है
ये मोहम्मद यूनुस के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। देख रहे हैं आप, जहर जहर से मिलकर किस तरह से जहर उगल रहा है। हालांकि इस बयान के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने खुद को अलग कर लिया है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि यह बांग्लादेश की सरकार की नीति नहीं है, ये उनका निजी बयान है। बांग्लादेश अब चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन बांग्लादेश में हर एक जिहादी की यही ख्वाहिश है कि वो पूर्वोत्तर पर किसी न किसी तरीके से तमाशा कर सके, कब्जा कर। इससे पहले भी इसी तरह के अरमान खुद बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी जता चुके हैं। यूनुस ने तो चीन की धरती पर जाकर यह कहा था कि भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा लैंड लॉक्ड है, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के ईस्टर्न बॉर्डर को भी हॉट करना चाहती है। पहलगांव हमले के बाद आईएसआई पूरी तरह से अगर आप देखिए तो बांग्लादेश में सक्रिय हो गई। तो एक तरफ अगर आप देखिए, एक सरहद पर खालिस्तान वाले मामले को फिर से हवा देना और दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर पर सक्रिय होना, कट्टरपंथी के साथ मिलना। ढाका के पाक उच्चायोग में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है सैयद अहमद मारूफ, वो कट्टरपंथी संगठनों से मिल रहे हैं। पता चला है कि वो बांग्लादेश के जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम और खिलाफत मजलिस जैसे संगठनों के साथ 2 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने संगठनों से इसलिए मीटिंग की क्योंकि भारत के खिलाफ बयानबाजी हो या फिर हिंदुओं पर हमले, इनमें इन्हीं कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना का राज था तो वो भारत के पक्ष में थी। उन्होंने पाकिस्तान को कभी बांग्लादेश में फलने फूलने ही नहीं दिया, उसे एक दुश्मन देश की तरह ट्रीट किया। उनके राज में हिंदू भी सुरक्षित रहे क्योंकि शेख हसीना ने यह सुनिश्चित किया था कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी जेलों के अंदर बंद रहे, उन्हें सड़कों पर ऐसे आतंक मचाने की इजाजत ही नहीं मिले। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश के जिहादी तत्वों की मौज हो गई। मोहम्मद यूनुस ने सभी जिहादियों और कट्टरपंथियों को जेलों से निकलवा दिया। और देखिए ना, उसके बाद तो बांग्लादेश से भारत के खिलाफ खूब नैरेटिव सेट होने लगा। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने लगी, हिंदुओं पर हमले हुए, इन्हीं कट्टरपंथी संगठनों ने किए। इसी में पाकिस्तान को भी अपने लिए वहां मौका दिखा। ये देखिए, ये सारे कट्टरपंथी सबको जेल से निकाल दिया और वो सड़कों पर रैलियां करने लगे। पाकिस्तान की बांग्लादेश में एंट्री तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि वो इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता है। इसीलिए इस बार आईएसआई ने बांग्लादेश के जिहादी संगठनों से संपर्क साधा है। आईएसआई की कोशिश है कि किसी तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें अशांति फैलाई जाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आईएसआई इमरजेंसी को फिर से हवा देना चाहता है। वो अलगाववादियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए आईएसआई को बांग्लादेश के ये जो कट्टरपंथी हैं, इनकी मदद चाहिए। इसीलिए उसके हाई कमिश्नर सीक्रेट मीटिंग, गुप्त मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही भारत के साथ युद्ध लड़ने की ख्वाहिश रख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम युद्ध से पहले अपने हालात सुधारना चाहती है। जरा ये जरूर देखिएगा, पाकिस्तान के खुद के हालात खराब हैं, विदेशी कर्जे पर पाकिस्तान की सांसें चल रही हैं, उसके दिवालिया होने की खबर कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर उसके अंदर भारत से युद्ध लड़ने की ख्वाहिशें उछाल मारती हैं। बीच बीच में हालांकि कुछ मंत्री समझ जाते हैं, वो बैकफुट पर आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम चाहती है ये? क्योंकि पाकिस्तान की जनता को युद्ध के नाम पर अब डर लग रहा है, खाने पीने को है नहीं। ऐसे में युद्ध की बात, क्योंकि पाकिस्तान में युद्ध से ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी की चर्चा होती है, उन्हें अपना अंधकार वाला भविष्य दिख रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की पब्लिक ये मान चुकी है कि पाकिस्तान युद्ध का बोझ नहीं सह पाएगा। इसीलिए पाकिस्तानी युवा जल्द से जल्द मुल्क छोड़कर विदेश भागना चाहते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चीजों के दाम 30% सालाना की दर से बढ़ रहे हैं।
पाकिस्तानी मान रहे हैं कि उनका मुल्क आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है, राजनीतिक अस्थिरता है, इसलिए वो भारत के साथ नहीं भिड़ सकता। पाकिस्तानियों के लिए रोजाना का संघर्ष भी किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है। सुनिए जरा, आपको सुनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का महंगाई को लेकर जो एक लड़ाई चल रही है उनके अंदर, एक अलग ही युद्ध है ये। और अब बात बॉर्डर की। पहलगाम हमले को 11 दिन बीतने के बाद भी हमलावर आतंकी पकड़ से बाहर है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं, लेकिन आतंकवादी जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं। घने जंगल, ओवरग्राउंड वर्कर्स और नेचुरल शेल्टर आतंकवादियों के छिपने में मददगार साबित हो रहे हैं। अनंतनाग जिले के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनमें आतंकियों को तलाशना मुश्किल होता है। इन आतंकियों के पास 1 से 2 सप्ताह तक का राशन था, जिसके सहारे ये अलग अलग जो जगह हैं वहां पर छिप रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जंगलों में अपना जो पूरा सर्च ऑपरेशन है उसको कई जगहों पर बहुत तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम, बैसरन घाटी और उसके आसपास का जो दायरा है, लगभग समझ लीजिए 20 किलोमीटर का दायरा, ये पिछले 2 हफ्ते से सक्रिय रहे। जो अलग अलग मोबाइल फोन की टावर लोकेशन है और कॉल डिटेल है, उसकी जानकारी निकाली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके नेटवर्क को डिकोड करते आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश में है। एनआईए ने 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें कड़ी पूछताछ की जा रही है। और अब एनआईए 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स, निसार अहमद उर्फ हाजी और मुश्ताक हुसैन, दोनों से ही पूछताछ कर सकती है। ये दोनों ही लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं और उन आतंकियों के मददगार रहे हैं, और अभी जम्मू की जो कोट भलवल जेल है उसमें बंद है। देखिए, साल 2023 में पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें इन दोनों पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। जांच एजेंसियों को शक है कि पुंछ में सेना के काफिले पर हमला और पहलगाम के जो बैसरन घाटी पर हमला हुआ, उसमें हमला करने वाले आतंकी आपस में जुड़े हो सकते हैं, या फिर ऐसा मुमकिन है कि पीओके के एक ही आतंकी मॉड्यूल से वो जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों ही ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को क्या शक है? उन्हें शक है कि जो आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल हैं, वो 2024 में जेड मोड़ जो टनल है उसके हमले में शामिल थे, जिनमें आतंकवादियों ने 6 मजदूर, एक डॉक्टर की हत्या की। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही हमले में लश्कर तैयबा से जुड़ी एक ही आतंकी यूनिट ने की है। इस हमले में शामिल रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस हमले में एक और आतंकवादी हाशिम मूसा और सुलेमान भी शामिल था, जिसका नाम अब पहलगाम हमले में भी सामने आ रहा है। आज एक बार फिर एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची। ये टीम ऑल टेरेन व्हीकल से कई जांच उपकरणों को लेकर पहुंची और उस इलाके की 3D मैपिंग की।